जय हो, हिंदुस्तान की जय हो, हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जय हो, हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं की जय हो। 26 जनवरी की परेड थोड़ी देर पहले खत्म हुई है। हमने लगातार आपको पूरी तस्वीरें लाइव दिखाई राजपथ से। देखा आपने कैसे हिंदुस्तान की झलक देखने को मिली, हमारे एक एक प्रदेश की संस्कृति की झलक देखने को मिली, हमारी ताकत आपने खुद देखी होगी अपने देश की। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी हैं, जिनमें से दो अपने अपने मेडल्स भी अपने सीने पर आज पहन कर आए हैं। हम थोड़ी देर पहले ब्रेक पर जाने के बाद इनके मेडल्स की बात कर रहे थे। अब देखिए सर, मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी जानकारी जो आपने मेरी बढ़ाई, हमारे व्यूअर्स की भी बढ़ाइए। ये जो इतने सारे मेडल आप सीने पर पहनते हैं, आज जाहिर है लोग भी सोचते होंगे, अपने पूरे करियर में आपने ये मेडल्स कमाए हैं, यही आपकी सबसे अहम, सबसे कीमती संपत्ति होगी। सर, ये इसके बारे में जरा बताइए, हमें अपने मेडल्स के बारे में बताइए। मानक, जैसा आज आपने गणतंत्र दिवस की परेड में देखा, कुछ शहीदों को कुछ पदक प्रदान किए गए, इसी तरह रक्षा सेनाओं का एक परंपरा चली जा रही है कि आपको समय समय से आपकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज करते हुए आपको कुछ पदक दिए जाते हैं। जैसे कि कोई एक जवान है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, वो अगर 9 साल का कलर सर्विस, रेगुलर सर्विस पूरा करता है तो उसको एक 9 इयर्स लॉन्ग सर्विस मेडल दिया जाता है। ठीक है, जो मेरे मेडल में यहाँ पे नंबर 2 में बाएं से लगा हुआ है। और इसी तरह फिर वो 30 साल का दीर्घ सेवा काल पदक दिया जाता है। इसी प्रकार आप जैसे डिफिकल्ट एरिया में नौकरी करते हैं, आपने J&K में नौकरी किया है, आपने नॉर्थ ईस्ट में नौकरी किया है, आपने अल्टीट्यूड में नौकरी किया है, आपने विदेश में अगर नौकरी किया है, तो आपकी उस सेवाओं को रिकॉग्नाइज करते हुए आपको ये पदक प्रदान किए जाते हैं समय समय से। और इसके अलावा आपको कुछ विशिष्ट सेवा पदक भी होते हैं जो कि बहादुरी के लिए, वॉर टाइम जो कि अच्छे काम के लिए और बहादुरी के लिए आपको मिले जाते हैं। जैसे कि आपने आज देखा होगा कि हमको कुछ गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं जो युद्ध के समय दिए जाते हैं। ठीक है, परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, सेना मेडल होगा, और कुछ सेवा पदक दिए जाते हैं जो कि आपकी अच्छी सेवाओं के लिए सर्विस के लिए दिए जाते हैं। और कुछ बहादुरी पदक होते हैं जो कि बिना युद्ध की स्थितियों में दिए जाते हैं। जैसे आज हवलदार को अशोक चक्र दिया गया क्योंकि जो हम एक इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म का युद्ध कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कश्मीर में, ये सरकारी तौर से एक युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड उसको दिया जाता है। तो अगर युद्ध होता तो शायद उसको परमवीर चक्र मिलता या महावीर चक्र मिलता। सर, पूरा देश प्रभावित होता होगा, आपको सलाम करता होगा आपके इन मेडल्स के लिए, मुझे पता है करता है। पर ये तो मिनिएचर्स है सर, तो असली मेडल जहां आपने अपने घर में रखे होंगे सजा के, आप भी जब देखते होंगे उन मेडल्स को, अलग ही फील आता होगा सर। हर एक मेडल किस लिए मिला, सर्विस के लिए, किस ऑपरेशन के लिए, किस वीरता के लिए, वो सारी तस्वीरें याद आती होंगी। जी बिल्कुल। और जैसे मैंने पहले भी बोला था, मेडल्स ही हैं जो हमें हमारी जो भी हमने किया अपनी पूरी सर्विस में, उसके बारे में हमें बताता है। और कई कहानियां जुड़ी होती हैं कई मेडल्स के साथ, और कई मेडल्स तो जैसे बताया है कि वो सर्विस के लिए मिलते हैं, कई मेडल मिलते हैं ऑपरेशनल एरिया में काम करने के लिए, और कई होते हैं जो ज़्यादा बहादुरी या ज़्यादा काम डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए। तो ऐसे ही होता है ये मेडल्स का। और मैंने कहा यूनिफॉर्म जो होती है हमारी, वो इसी से सजती है। ये बहुत खूबसूरत बात कही है आपने सर। यूनिफॉर्म बिना मेडल्स के अधूरी सी लगती है। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही। मैं इस बारे में कहना चाहूँ कि जैसे हमको जो है ना, विशिष्ट सेवा मेडल जो है बहुत तरीके से मिलता है। जैसे जैसे मैं अपने बारे में बताऊं आपको, तो मैंने इनोवेशन किया जो है, उसमें सिस्टम्स को ठीक किया जो हमको इंपोर्ट करने पड़ते थे। और एक हाफ को ऑपरेशन किया, उसमें फॉरेन एक्सचेंज सेविंग हुई, इनोवेशन हुआ, तो हमको विशिष्ट सेवा मेडल मिला। तो जो मतलब कोई खास उपलब्धि होती है, उसके तहत आपको जो है विशिष्ट सेवा मेडल है, अति विशिष्ट सेवा मेडल वगैरह मिलते हैं आपको। और जो है अभी जो है एक बात जो अभी मैं जो कहना चाह रहा था, वो रह गई कि आपने पूरा जो है गणतंत्र दिवस की परेड देखी, और हमने नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस देखा। और एक चीज जो है मैं इसमें बताना भूल गया, जो बहुत जरूरी है आजकल के, जब हम डिजिटल इंडिया और हम सब नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसमें साइबर थ्रेट का जो साइबर थ्रेट है, अगर हम पूरी इमेज जो है हम वॉर रूम में देखते हैं कि कौन से एयरक्राफ्ट कहाँ उड़ रहा है, क्या हो रहा है, अगर उस पर कुछ अटैक होता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ना तो डिसीजन ले सकेंगे, ना हम उसको जो है सिचुएशन के अवेयर हो सकेंगे। इसलिए जो है अभी जो है जरूरत है देश को कि वो है साइबर वॉरफेयर को डेवलप करे।
तो हमारे पास साइबर इंटेलिजेंस और रिकॉग्निजेंस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, साइबर अटैक कैपेबिलिटी होनी चाहिए और साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल सभी चीज जो है वो नेटवर्क पे है, इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन को सेफ गार्ड करना जो है बहुत जरूरी है। ये सब क्यों अभी जो है हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, हमारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जो है आपके इंफॉर्मेशन जो है बिना इसके चल रहा है, बैंक्स का है और भी पावर सप्लाई है, एनीथिंग इज देयर, उसमें जो है साइबर वॉर की बहुत अहमियत है। लेकिन अभी तक शायद उतना जोर उस पर दिया नहीं जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, आई एम श्योर आपके जैसे और भी जो एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जरूर सलाह दी होगी सरकार को अब तक, और दी भी जाती है, और उस पर जरूर कुछ काम होगा। सर, इसमें इस बार जो परेड में हम देख रहे थे झांकियां गवर्नमेंट्स की, वो आप कह रहे थे आपको भी काफी पसंद आई थी उस पर, लेकिन वही बात है ना, उस पर विवाद भी होता है, हर बार होता है। सिर्फ झांकियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स पर विवाद रहता है हमेशा, और गवर्नमेंट उन्हीं स्कीम्स को दिखा रही है। हो सकता है आज भी देखिएगा शाम होते होते इन पर विवाद शुरू हो जाए, लेकिन क्या सही है ऐसे दिखाना चाहिए? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट दिखाना की, चाहिए, मिनिस्ट्रीज की बिल्कुल दिखाना चाहिए। जैसे अब जीएसटी है, विवाद तो खैर हमारा जन सिद्ध राइट है, हमारी परंपरा है तो कुछ भी बात होगी हमारे देश में उसमें कोई विवाद होगा ही होगा, मगर कोई गलत नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं उसको दिखाइए, बताइए। सिर्फ झांकियां क्यों, और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है जी, तो वो भी तो यही चीज है। तो आई डोंट थिंक कोई गलती है इसमें, और दिखाना चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारी स्कीम्स हैं। जैसे जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस टाइम बोला कि बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, मगर गवर्नमेंट ने बोला 3 स्टेप में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, तो कैसे लोगों को पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है सर, ये जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज की झांकियां निकली हैं इस परेड में, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये बढ़ रही हैं? मानक, जैसे मैंने बताया था, गणतंत्र दिवस सिर्फ एक रक्षा प्रदर्शन दिवस के रूप में नहीं है, ये पूरे देश की परंपरा, पूरे देश की संस्कृति और पूरे देश की ताकत का प्रदर्शन है। तो उसमें जो रक्षा सेनाओं के अलावा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, डीआरडीओ हो गया, आपका सीआईएसएफ हो गया, आपका सीएसआईआर की झांकी आई थी, सीपीडब्ल्यूडी की झांकी आई थी, इनका भी देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। और इस योगदान को अगर दर्शाया जाता है राजपथ के ऊपर, तो मैं मानूंगा ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि इनकी जो उपलब्धियां हैं वो भी जनता के सामने आनी चाहिए। तो इसमें मैं ये नहीं समझता कि इसमें कोई विवाद होना चाहिए। जो आज की सरकार है वो अपनी उपलब्धियों को अगर दर्शा रही है तो उसमें कोई विवाद का मतलब नहीं। उपलब्धि है या नहीं, इसी पर तो विवाद है। ऑपोजिशन बोलता है कि ये स्कीम्स फेल है, आपने 3 साल पहले लॉन्च की थी, अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। ऐसे में 26 जनवरी की परेड में उसको दिखाना, इस पर विवाद हो सकता है न। मैं राजनीतिक विवाद में नहीं जाऊंगा, मगर ये मेरा ख्याल जो ये देश की परंपरा और संस्कृति और उपलब्धियों को दिखाने का जो रिवाज है, बहुत बढ़िया रिवाज है। सर, आपका क्या टेक है इस पर, मिनिस्ट्रीज की झांकियां? ये जो है होनी चाहिए, क्योंकि पूरे साल की उपलब्धि है, क्या क्या स्कीम चल रही है, लोगों को पता चले कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और उसकी क्या क्या उसमें जो है झांकियां, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज की झांकियां, साथ में और भी जो है झांकियां जो दिखा रहे हैं, उससे लोगों को पता चले। इनफैक्ट अभी जो आज झांकी दी है कि जो है हमारे जो ट्राइबल एरिया है वो कैसे है, उनके क्या डांस है, उनके स्टाइल क्या है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी ट्राइब्स बहुत है और वो जो है इतने हजारों सालों से उनका वही रहन सहन चला आ रहा है। तो ये जो है हमें दर्शाने की बहुत जरूरी है। और बाकी जो कहने वाले, तो उनको हम क्या है, उनका परसेप्शन है, वो कैसे समझें, क्या निकालें, तो मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि जो है सरकार अपनी उपलब्धियों को जोर शोर से दिखाए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सर, क्योंकि इस बार यूएई के जो शहजादे हैं वो आए थे हमारे चीफ गेस्ट बनकर, और उनकी सेना की एक टुकड़ी ने भी हमारी इस परेड में हिस्सा लिया है। और जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि यूएई सरकार से हमारी सरकार ने अपने संबंध मजबूत करने की बहुत कोशिश की है पिछले कुछ महीनों में। आपको लग रहा है कि चीफ गेस्ट के तौर पर उनके प्रिंस को बुलाना, उनकी टुकड़ी का यहां पार्टिसिपेट करना, इससे स्ट्रांग सिग्नल और क्या हो सकता है कि हमारे जो रिलेशन है, जो संबंध है, रिश्ते हैं, वो मजबूत हो रहे हैं? मानक, ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, जैसे मैंने बताया था अपने पिछले डिस्कोर्स में, कि हमारी फौज तकरीबन दुनिया के, मेरे हिसाब से तकरीबन 30-40 देशों के
युवाओं को ट्रेन करते हैं भर्ती करने के लिए, अपनी आर्मी में नहीं, उनके अपनी देश की आर्मी, यानी कि उस देश के युवा हमारे देश में आते हैं बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग लेने के लिए। उसमें यूएई के भी ऑफिसर्स आते हैं, और वो सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, जो हमारी सेना में बाकी के ट्रेनिंग होती है, जो भर्ती होने के बाद भी सारी सर्विस में ट्रेनिंग चलती है, उसमें भी वो अटेंड करने आते हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, और अगर हम उस बात को दर्शा रहे हैं अपनी जनता के सामने, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत बात है। अच्छा, पाकिस्तान में सर इस परेड को लेके क्या क्या परसेप्शन होगा? पाकिस्तान में उन्होंने ये शुरू का पार्ट देखा होगा, और उनके इंटेलिजेंस झांकियां भी देखी होंगी और जल रहे होंगे। इंटेलिजेंस वाले जो लोग होंगे, उन्होंने बैठ के माइक्रो उसके साथ लेंस के साथ देखा होगा कि क्या क्या दिखाया जा रहा है और क्या कमेंट्री में बोला जा रहा है, ताकि वो फिर अपने एनालिसिस करके अपने बॉसेस को बता पाए कि क्या क्या एडवांसमेंट हो गई है। और खैर उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क तो वैसे भी काफी अच्छा है। तो हालांकि उनको तो पता होगा ना सर हमारे पास क्या क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी देखना और इंटेलिजेंस के थ्रू इंफॉर्मेशन जुटाना अलग वो बात फर्क होता है। तो देखने के बाद पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये सही है। तो यही और पिछले, मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद से तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस पर पाकिस्तानी आर्मी की खास नजर होगी, बहुत पैनी नजर होगी। वो सही कह रहे हैं कि खास नजर है। और अभी जो है हमारा जो गवर्नमेंट ने किया है कि जो है कि हम जो है कोई भी जो है इंट्रूजन अलाउड नहीं करेंगे, और हमने बॉर्डर को जिस तरह से सिक्योर कर रखा है। आज भी मतलब ये देखिए कि अभी जो है टेररिस्ट वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो उनको नाकाम कर रही हैं। और अगर आप देखें मीडिया में क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान में, तो मैंने कुछ मीडिया में देखा है पाकिस्तान में, वो हमारे देश की बहुत तारीफ करते हैं। मैंने कि मोदी जी वहां गए, मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी ने ये पैक्ट साइन किया। और आज जब वो देखेंगे कि हमारी कितनी बड़ी कैपेबिलिटी है, हमारे पास तेजस है, हमारे पास जो है नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस की ये है, और हमारे पास जो है हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं खुद के बनाए हुए हैं, सुखोई हम खुद बना रहे हैं, तो इसको देख करके तो घबराहट तो होती है। मुझे मतलब उनको पता है कि हम बहुत ही जो है पोटेंट देश हैं, तो हमसे जो है पंगा लेना तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। सही है, मैसेज तो होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैसेज तो क्लियर है ना। मगर इसके अलावा ये अपने देश के युवाओं के लिए बहुत एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, जब वो हम अपनी रक्षा की शक्ति को प्रदर्शन देखते हैं, अपनी सेनाओं का प्रदर्शन देखते हैं, अपने सुरक्षा बलों के प्रदर्शन को देखते हैं। और साथ में आपने देखा कितना बड़ा एनसीसी कंटीजेंट था, कितना बड़ा स्कूल्स के बच्चों का कंटीजेंट था। ये एक बहुत बड़े मनोबल को बहुत बढ़ावा देता है, और हमारे युवाओं को मोटिवेट करता है कि इन तरह के प्रशिक्षणों में हिस्सा लेने के लिए। वो अलग बात है कि हाल में जब वो बीएसएफ वाली दाल देखी थी हमने तब ये जरूर लगा था कि वाकई हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, हमारे जवानों को जो बॉर्डर पे तैनात हैं, हम लोग क्या वाकई उनकी जो टेक केयर है, उनकी देखभाल ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आज वो इसलिए याद आता है सर, क्योंकि आज जब देखते हैं हम अपनी सारी की सारी ये फौजी ताकत राजपथ पर, तब जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हर बड़े सिस्टम में अच्छाइयों के साथ कमी जरूर होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मीडिया दिखाता है हमेशा सही है, मगर जो खबर दुनिया के पास जाती है, मुझे पूरा विश्वास है, और हमारे सभी रक्षा प्रमुखों ने ये पैगाम भी दिया कि अगर कोई कमी उनकी नजर में आती है उसके ऊपर एक्शन जरूर होगा, क्योंकि जहां पे अच्छाइयां हैं उसके साथ थोड़ी बहुत कमी कहीं ना कहीं जरूर होती है, रहेगी, और उसको दूर करने का प्रयास लगातार होना चाहिए। उसको दूर करने का प्रयास होना चाहिए, उसको ब्रश साइड नहीं करना चाहिए, उसको दबाने का प्रयास भी। यही एक लोकतंत्र का आई थिंक सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है। पर वो उतना बड़ा नहीं है कि आपको भी लगता है? मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि ये जो खैर वीडियो निकला वो अलग बात है, बट ये सरप्राइजिंग है क्योंकि मैं आर्म फोर्सेस के लिए कह सकता हूँ, आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए, कि हमारा प्रॉपर सिस्टम है, क्या खाना बनेगा, क्या मेनू होगा, और वो ये लोग खुद बनाते हैं, जवान लोग खुद बनाते हैं। एक मेस सेक्रेटरी होता है वो बनाता है। तो ऐसे होना काफी मुश्किल है, बट हुआ है कहीं, क्योंकि वीडियो आया है तो उसके ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं, इसमें एक बात ये भी है कि जो वीडियो आया तो ठीक है, जो बात क्या है कि हमारे सिस्टम है, कहीं पे सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। होता क्या है कि जो खाना बनता है जवानों के लिए, उसको ड्यूटी ऑफिसर जाके उसको टेस्ट करता है।
तो सबसे ये बहुत मैंडेटरी है, उसकी ड्यूटी है कि जो खाना बना उसके लिए थाली होती है, उसमें वो खाना खाता है, देखता है ठीक है कि नहीं है। तो सिस्टम जो है फुल प्रूफ है, बट कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ हुई हो, हम उसके लिए हम नहीं कह सकते। बट ऐसा अगर कोई 1.1% कुछ केस हो गया, अदरवाइज बाय एंड लार्ज जो है खाना जो है ठीक ही होता है। वैसे एक बार फिर से जैसे आप कह रहे थे ना सर कि हमारे युवाओं को ये तस्वीरें, ये परेड देखकर उनके अंदर भी जोश आता होगा, उत्साह आता होगा। ये पर पिछले कुछ सालों में, दशकों में हम देख रहे हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की तरफ तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है आर्म्ड फोर्सेस को रिक्रूटमेंट के लिए। मानक शायद मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि कहीं एक जगह सेना की भर्ती हो रही थी बरेली में 4 साल पहले, जहां तकरीबन 20,000 युवा एक्सपेक्टेड किए गए थे, वहां 1.5 लाख युवा पहुंच गए थे और काफी वो वहां पे हड़बड़ी भी हुई थी, कुछ हादसे भी हुए थे। तो मैं नहीं समझता कि युवाओं का आकर्षण कम हो रहा है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा और ये मैं इस बात से सहमत भी हूं अपनी रक्षा से, हमने जो अपने भर्ती के जो मापदंड हैं उनको नीचे नहीं गिराया है। ओके, हमने उनको नीचे नहीं गिराया है, क्योंकि जो सेना की जो कार्य करने की जो लोकल कंडीशन है वो डिफिकल्ट होती जा रही है। और अगर हम अपने मापदंडों को गिराएंगे तो हमारे पास जो फौज होगी वो उस इलाके में परफॉर्म करने के काबिल, शायद उसके लिए ज्यादा हमको खर्चा करना पड़े या ज्यादा ट्रेनिंग कर, तो वो सेना, हमारे मापदंडों पर उतरने वाले जो युवा हैं वो शायद कम है, वो कम हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। इसीलिए एडवर्टीजमेंट वगैरह हम देखते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के टीवी पर, अखबारों में, सब जगह एडवर्टीजमेंट हैं युवाओं को आकर्षित करते हुए कि आइए और ज्वाइन करिए और हमारा हिस्सा बनिए। इसका मतलब ये इसी से मैंने कहा शायद ये संदेश मिलता है कि लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, युवाओं का। हर रिक्रूटमेंट रैली में 100 रिक्रूट के लिए तकरीबन 1 लाख युवा पहुंचते हैं। वो तो खैर उत्तर है, वो तो ऑब्वियस है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो हम सब जानते हैं। तो हम वो 100 वही लेंगे जो हमारे मापदंड पे उतरेंगे, और नहीं उतरेंगे तो हम 90 लेंगे। ये बात सही होगी, मगर ये मेरा ख्याल है कि आर्मी इज नॉट द फर्स्ट चॉइस। कोई जो है वो पुलिस में जाना चाहेगा पहले, क्योंकि लाइफ इज इजियर, और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो इस 1 लाख में आके घुसने की कोशिश करेगा। तो जरूर ये है कि थोड़ा डिक्लाइन तो है, बट स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता। पर डिफिकल्ट तो है ना सर, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। मतलब बीएसएफ जवान का जिक्र इसीलिए किया, उसने भी बताया कि हम 15-15 घंटे ड्यूटी करते हैं बर्फ में खड़े होके, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती है। त्योहार पे फिर एक और वीडियो आया, हम त्योहार पे घर नहीं जा पाते हैं। बात तो सही है सर, यहाँ देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मगर अगर हर एक कोई त्योहार पे घर जाएगा तो बॉर्डर पे कौन रहेगा? नहीं, किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही। बिल्कुल ठीक है, बात सिर्फ वो नहीं है। मैं तो वैसे कह रहा हूँ कि लाइफ डिफिकल्ट तो है ही, बहुत डिफिकल्ट। लोगों को भी समझना चाहिए। आजकल युवाओं के पास बहुत एवेन्यूज हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्सेज जो है उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छा है तो वो चाहेगा कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, तो फौज में क्यों जाऊं, कि उसमें डिफिकल्टीज है। लेकिन पहले जो था, पहले आप देखें कि जो रॉयल फैमिलीज से लोग जो है वो जाते थे डिफेंस फोर्स से ज्वाइन करते थे। अब वो चीज नहीं रही है, मतलब क्योंकि रॉयल फैमिली तो वैसे भी नहीं है। और अभी क्या हो रहा है कि जो है, क्योंकि बाहर के एवेन्यूज हैं, पे स्केल्स भी हैं, वो भी अच्छे हैं, तो ये है, लोग जो है उनका जो है फर्स्ट चॉइस नहीं रही है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जो फौज में है वो बाहर नहीं है। बाहर अगर कोई आपको बहुत पैसे भी देता है तो आपको बहुत से पूरा काम देता है। फौज में क्या है, एक यूनिटी है, डिसिप्लिन है, क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी है, बजाय जो प्राइवेट में जो काम करते हैं उनके। चलिए ठीक है, इसी नोट पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए News 24।